शिक्षा सवालों को जन्म देती है और सवाल चिकित्सा को। पूरे भारत में शिक्षा की चिकित्सा करने वाली और बहुजनों को शिक्षित करने वाली माता सावित्री ज्योति फुले, सावित्रीबाई फुले, आज इनका जन्म दिवस है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज 3 जनवरी है, भारत के इतिहास का वो दिन जिसको बहुजन समाज ने शिक्षा दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि भारत में आज ही के दिन माता सावित्रीबाई फुले इनके नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान देने वाले, बहुजनों को शिक्षित करने वाली माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर आज शिक्षा दिवस पूरे भारत में बहुजन समाज मनाने जा रहा है। आइए बात करते हैं माता सावित्रीबाई फुले का शिक्षा में जो अहम योगदान है उसके ऊपर। पूरे भारत में मनुवादी व्यवस्था ने जब वर्णवादी व्यवस्था को लेकर के बहुजन समाज को, खास करके शूद्र और अति शूद्र को शिक्षा से वंचित रखा था, और उसी के बाद में बहुजन समाज में जो गुलामी थोपी गई थी, जो गुलामी बहुजन समाज के ऊपर लादी गई थी, इस गुलामी से निपटने के लिए बहुजन समाज को शिक्षित करने का जो काम है इस देश में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने किया था। भारत के अंदर शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान देने वाली माता सावित्रीबाई फुले, इनका जन्म पुणे में हुआ था और अपने जन्म के बाद में 9 वर्ष के होते हुए उनका विवाह महात्मा ज्योतिराव फुले जी से हो गया। उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उन्हें स्कूली शिक्षा दी। स्कूली शिक्षा के साथ साथ में उन्हें शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें खुद टीचिंग दी। मतलब शिक्षक की जो एक पात्रता होती है और शिक्षक किस स्तर पर काम करते हैं उस स्तर पर उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया। उन्हें शिक्षिका बनाने में महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो कदम उठाए हैं वो अपने आप में बहुत ही महान एक फैसला था, और इसी फैसले से इस देश की ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था हिल चुकी थी और इसी के वजह से पूरे भारत में हाहाकार मच गया। महात्मा फुले के घर में लोग आते गए और उनके पिताजी जो कि गोविंदराव फुले थे, इनको धमका कर कहने लगे कि तुम्हारा जो लड़का है, मतलब कि तुम्हारा लड़का ज्योतिराव जी फुले और तुम्हारी बहू सावित्रीबाई फुले ये पाप कर रहे हैं, बहुजनों को शिक्षित करने का पाप कर रहे हैं, जिसके वजह से तुम नरक में जाने वाले हो। इस बात का बहुत बड़ा विरोध महात्मा ज्योतिबा फुले के पिताजी ने महात्मा ज्योतिबा फुले का किया, लेकिन बहुजनों को शिक्षित करने का बीड़ा महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब अपने कंधे पर उठा लिया तो फिर वो अपने घर परिवार को उन्होंने नहीं देखा। साथियों, कहते हैं ना कि अगर परिवर्तन की राह पर तुम चलते हो तो सबसे पहले विरोध अपने घर से ही शुरू होता है। तो इसी प्रकार का विरोध उनके घर से शुरू हो गया था और इस बात को लेकर के उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। बाद में उन्होंने समाज को शिक्षित करने के लिए अपने सहकारी जो है फातिमा बीबी शेख, इनके जो उस समय उनके सहकारी थे, इनके साथ में उन्होंने उनके घर में पनाह ली और वहीं से ही उन्होंने शिक्षा के आंदोलन को भारत देश में आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश में मनुवादी व्यवस्था जब बहुजनों के हक अधिकार नकार रही थी तो कहीं न कहीं महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले बहुजनों को शिक्षित करने का काम कर रही थी। बहुजनों को वो शिक्षा का दूध पिला रही थी जहां पर बहुजन समाज के लड़के लड़कियां, खास करके शूद्र अति शूद्रों में वो क्रांति पैदा कर रही थी, जिसके वजह से कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलाने का काम इस देश में होने वाला था। इस बात को लेकर के सावित्रीबाई फुले के ऊपर तत्कालीन समाजवादी व्यवस्था ने, तत्कालीन मनुवादी व्यवस्था ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका, उनके ऊपर पत्थर मारे, उनके ऊपर जो है विष्ठा डालने का काम किया। तो इतना बड़ा विरोध सहन करने के बावजूद भी सावित्रीबाई फुले कहीं रुकी नहीं। उन्होंने अपने घर से वो एक एक्स्ट्रा साड़ी जो है अपने पास में रखती थी और वो वहां पर जाती थी जहां पर वो पढ़ाती थी, वहां पर जाके उस साड़ी को बदलने के बाद में, मतलब उस साड़ी को पहनने के बाद में उस गंदी साड़ी को घर जाके धुलने का काम कर बहुजन समाज को शिक्षित करने का काम किया है। आप आज जो महिलाओं की प्रगति देख रहे हो ना, इसका पूरा श्रेय सिर्फ सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले जी को जाता है, क्योंकि अगर वो बहुजनों को शिक्षित करने के लिए पहल नहीं करती तो शायद आज महिलाओं की स्थिति इतनी बेहतर नहीं हो पाती।
और इसी आंदोलन को कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से लोगों को हक और अधिकार दिए और उसके बाद में ही इस आंदोलन को सही गति मिली। बहरहाल सवाल यह भी उठता है कि आज देश में शिक्षा की जो स्थिति है वो क्या है। आज हम बात करते हैं तो शिक्षा का इतना बड़ा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है जिसके वजह से आज भारत देश में गरीब लोगों को शिक्षित होने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। लेकिन आज हम जब भारत की शिक्षा और शिक्षा का स्तर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो इस तरीके का दिखाई देता है जहां पर बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखने का काम यहाँ की व्यवस्था कर रही है। आपको देखने मिलेगा कि जिला परिषद की स्कूलें बंद होने लगी है। नगर निगम के अंतर्गत जो स्कूलें आती है वहां पर बच्चों की संख्या नहीं है, इसलिए उनको बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन साथियों, आप एक बात बताइए, क्या यह संख्या अपने आप कम हो रही है? नहीं, इस संख्या को कम करने का षड्यंत्र कहीं ना कहीं इस देश की मनुवादी व्यवस्था कर रही है। जैसे कि इस देश में प्राइवेट एजुकेशन जो है इस देश में लोगों को देना, जिसके वजह से शिक्षा को महंगा कर गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाए। एजुकेशन का स्तर इतना बड़ा कर दिया गया है कि जिसके वजह से गरीब बच्चे वहां जाने की सोच भी नहीं सकते। जो इस देश में बहुजन समाज के लोग हैं जिनके पास में 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं है, वो लोग मोटी मोटी फीस लेकर के अपने बच्चों को किस तरीके से उस कॉलेजेस में या फिर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजेंगे और पढ़ाने की बात करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत आप देखोगे तो बहुजनों को वहां पर जाने के सारे दरवाजे कहीं ना कहीं इस देश में बंद कर दिया गया है। याद कीजिए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों के सामने एक बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे इस देश में कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन प्रत्येक मतलब हर बहुजन समाज के लोगों को देना है। मतलब स्कूली शिक्षा वो कंपलसरी होनी चाहिए और वो बहुजन समाज के हर तबके के हर बच्चे को मिलना चाहिए। इस देश में शिक्षा के आंदोलन को लेकर के महात्मा ज्योतिराव फुले के विचार कितने सख्त थे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी के माध्यम से, मतलब कि सावित्रीबाई फुले के माध्यम से इस देश में जो शिक्षा का महामेरु लगाया है, जो वृक्ष लगाया है, उसके वजह से आज भारत की महिलाएं जो है गोल्ड मेडल जीतने तक के वो सफर पूरा कर रही है और भारत में राष्ट्रपति जैसे बड़े पदों पर जाने का काम वो कर रही है। तो ये केवल महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की वजह से। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए बड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े शिक्षा क्षेत्र में के योगदान देने के बावजूद में भारत देश में महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न नहीं मिल पाता। ये उनका नहीं तो ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक वाली बात है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि तुम्हें अपने हक और अधिकार, तुम्हें अपने समाज को दिलवाना है, तुम्हें मान सम्मान की लड़ाई अगर जीतना है तो तुम्हें इस देश में शासन करती जात जमात बनना होगा। और इसीलिए जब तक कि तुम शासन सरकार में नहीं जाओगे तब तक कि तुम्हारे महापुरुषों का मान सम्मान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था तो तुम्हारे महापुरुषों का अपमान हर दिन कर रही है, हर दिन स्टेटमेंट दे रही है। कुछ दिनों पहले की बात है कि रविश कुमार जी पुणे जाते हैं और पुणे में वो भीड़ेवाड़ा में जाते हैं जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। वहां पर जाकर के वो कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो बहुजन समाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो सवाल ये है, उन्होंने वहां पर जाने के बाद में कहा कि इस जगह की हालत इतनी खस्ता हो गई है, क्या बहुजन समाज के आंदोलन के लोग अभी तक के सोए हुए हैं? क्या बहुजन समाज के आंदोलन के लोग महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम से सिर्फ राजनीति मजबूत कर रहे हैं? तो मैं माननीय रविश कुमार जी को यह बताना चाहूंगा कि साहब, आप जब एनडीटीवी में काम कर रहे थे तो आप ये बात तब भी उठा सकते थे। आपने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, अच्छी बात है, दिखाना भी चाहिए। हर पत्रकार को निष्पक्षता से इन बातों को, बहुजन समाज की बातों को दिखाना चाहिए और दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, जब आपके पास में पावर था, जब आपके पास में पोजीशन थी, तब तो आपने ये बात नहीं उठाई है। तब आपने मायावती जी के शासनकाल में जो अंबेडकर पार्क बना, जो लखनऊ में बहुजन क्रांति को बहन मायावती जी ने जन्म दी, तो उनको पत्थर की मूर्ति और पत्थरों पर पैसा खर्च करने वाले आपके ही मीडिया के लोग हैं, आपके ही चैनलों के माध्यम से टीका टिप्पणी की गई। अब सवाल यह उठता है कि जब सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं, अपनी आवाज को मजबूत कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया ही आज बहुजन मीडिया बन चुका है, तो कहीं ना कहीं आपने वहां से एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद में सोशल मीडिया पर आप आ रहे हैं और बहुजन समाज की पॉपुलैरिटी, बहुजन समाज में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए आप वहां पर जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज के लोग महाराष्ट्र में आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और वो लोग हमारे महापुरुषों के इतिहास को खत्म करने की बात करते हैं, हमेशा दबाने की बात करते हैं, तो वो लोग इसका रिनोवेशन नहीं करवा सकते। हाँ, जब हमारी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो वहां पर महापुरुषों का जो सम्मान होता है वो वहां पर रोल मॉडल है। जब महाराष्ट्र में बहुजन आंदोलन की सरकार बन जाएगी, बहुजन लोगों के विचारों की सरकार बन जाएगी, तब महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन सकता है, एजुकेशनल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर मान सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आपका यह सवाल खड़ा करना कि बहुजन आंदोलन के लोग सिर्फ राजनीति के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले को यूज कर रहे हैं, उनके नाम को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर भी ये बात लागू हो सकती है। मैं आपके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम यह है कि बहुजन समाज के लोगों को यह जागरूक करना कि आप जब मेन स्ट्रीम मीडिया में थे तब आपने कभी जातिवाद के ऊपर बात नहीं की, तब आपने कभी इस देश में आरक्षण को लेकर के बात नहीं की, इस देश में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के आपने कभी शो नहीं बनाया, आपने कभी उसके ऊपर चर्चा बना करके नहीं लाए, कोई शो में इस बात को लेकर के आपने बहुजन लोगों को नहीं बिठाया। तो आप बहुजन समाज को यह फैसला लेना चाहिए कि आपके हित में कौन बोलता है। आपको बता दूं कि द थिंग के माध्यम से ही 2 साल पहले हम पुणे के भिड़ेवाड़े में जाकर के और उस जहां पर महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस शिक्षा को जन्म दिया था, वहां पर हमारे चैनल के माध्यम से रिपोर्टिंग दी गई, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई गई कि इस जगह की हालत यहां पर ऐसी है और सरकार इसके ऊपर कोई खास काम नहीं कर रही। तो बहुजन समाज के लोग जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और बहुजन मीडिया के माध्यम से लोगों को हम दिखाने का काम करते हैं कि आज वास्तविकता में बहुजन समाज के महापुरुषों के जो धरोहर है, जो उनकी जो विरासत है, उनकी क्या हालत है। तो पूरे बहुजन समाज को ये सोचना और ये अभी फैसला करना है कि आने वाले समय में आपको किस माध्यम से काम करना है। आपके महापुरुषों की बदनामी ये जो लोग कर रहे हैं और ये दिखाने का काम कर रहे हैं, आपके बहुजनों की विरासत को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो इसको जिंदा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। साथियों, इन तमाम सवालों के जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि रविश कुमार जी ने जो बहुजन आंदोलन के ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि बहुजन आंदोलन के लोग यहाँ पर सिर्फ राजनीति मजबूत कर रहे हैं, जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में थे तो वो इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर पाए। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं। और आज सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती है, तो उनके उपलक्ष्य में उनके विचार, क्या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और कब मिलेगा। क्या लगता है आपको कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने भारत में शिक्षा में इतना बड़ा योगदान दिया है, क्या उनको भारत रत्न कब मिलेगा, या फिर किस विचारधारा की सरकार उनको भारत रत्न दिलवा सकती है। बहुजन समाज पार्टी ने इसके पहले भी 2-3 बार इसकी आवाज संसद में उठाई, लेकिन क्या होता है ना कि सरकारें अपनी नहीं होती तो अपनी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।